हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बैंक एंड एडू। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, जो एक ऐसी खबर है जो डायरेक्टली आप ही से जुड़ी हुई है और इनफैक्ट ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर के आई है। सरकार ने एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स की दिक्कतों को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का फैसला किया है। आज इसी से जुड़े हुए मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, इसको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं क्या है इसके सैलेंट फीचर्स। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो ये एक एजेंसी है जो कि एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी हमारे देश में। एक कॉमन प्रिलिमिनरी, याद रखिए, ये एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो आप देते हो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उसको कंडक्ट कराएगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं बी और सी लेवल्स के, यानी कि सबऑर्डिनेट लेवल के, अदर देन ऑफिसर्स लेवल के, उस लेवल के एग्ज़ाम्स को, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी। इसकी सबसे पहले बात की गई थी, आपको शायद याद हो या ना हो, बट 2020 के बजट में इसका हिंट निर्मला सीतारमण जी ने दे दिया था कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और एक्चुअली इसी पे कदम उठाते हुए अभी ये इसका फैसला आया है। इसके लिए टोटल बजट का एलोकेशन जो किया गया है वो 1517.57 करोड़ रखा गया, जो आने वाले 3 सालों में इसको खर्च किया जाएगा। देखिए, प्लान कुछ इस तरीके से है कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जैसा कि आपको पता हो। एक कॉमन एलिजिबिलिटी प्रिलिमिनरी लेवल का टेस्ट होगा और इसके बाद आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आईबीपीएस रिस्पॉन्सिबल होंगे इन क्षेत्रों में रिक्रूटमेंट करने के लिए। जैसे कि रेलवे के डिफरेंट एरियाज़ में रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार एजेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर देन गेजेटेड पोस्ट के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है और बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए आईबीपीएस रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद इट विल बी ओवर टू आरआरबी, एसएससी एंड आईबीपीएस कि वो आगे के स्टेज के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को चालू करें। एग्जाम्स की स्कीम क्या होगी? एग्जाम की स्कीम सिंपली हमने इस पर पहले भी आपको बताया कि एग्जाम्स की स्कीम जो होगी वो प्रिलिमिनरी लेवल पे होगी। एक तरीके का स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट को अलग करने के लिए, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए। ये 3 लेवल के एग्जाम्स होंगे, जैसा कि अभी भी होता है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट सेक्टर्स के लिए 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होती है, ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेशन। एसएससी तो इन 3 लेवल के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जिसका आपको पता होगा। तो ये 3 लेवल के लिए डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। कितने एग्जाम्स होंगे, ये एक बड़ी बात है। साल में कितने एग्जाम्स होंगे? तो ऐसा प्रपोज्ड है कि साल में आपके 2 एग्जाम्स होंगे। ये 2 एग्जाम्स इन अ ईयर वाला सिस्टम तो शायद आने वाले समय में आप एजुकेशन सिस्टम में भी देखोगे कि एक एग्ज़ाम अगर आप मिस कर जाते हो तो आपके पास मौका है दूसरा एग्ज़ाम देने का। सीडीएस और एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो यूपीएससी साल में 2 बार वैसे भी कंडक्ट कराते हैं। तो आपके पास साल में 2 मौका है इन एग्ज़ाम में अपीयर होने का। एग्ज़ाम सेंटर की समस्या होती है हमेशा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होंगे? एग्ज़ाम सेंटर प्लान ऐसा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, भारत के तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाएगा। फिलहाल 117 के आसपास के कुछ फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट सेंटर को बनाया जाएगा और इन जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स सारे ऑनलाइन होंगे और जैसा आपको पता है कि आज के डेट में ज़्यादातर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं और जो नहीं भी है उनके भी फ्यूचर में ऑनलाइन हो जाने की पूरी संभावना है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर बनाने का जो प्रस्ताव है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा, आपको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना नहीं पड़ेगा। अभी हर एक जगह पे सेंटर्स नहीं होते हैं, तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जो आपके पास बड़ा सेंटर होता है वहाँ पे आप जाते हो, इससे आप बच सकते हो। ये आपको बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसमें एक स्कोर मिलेगा क्वालिफाई करने के बाद और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद जो आपके पास स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होते हैं
और इस 3 साल की वैलिडिटी के बीच में आप रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, आपको कंसिडर किया जाएगा। कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, इस पर कोई बाध्यता नहीं है। एज मैनी एज टिल मैक्सिमम एज, जब तक आपका अधिकतम उम्र सीमा आपकी खत्म नहीं हो जाती है तब तक से आप एग्जाम दे सकते हो। हाँ, लेकिन SC, ST और OBC इनको जो रिजर्वेशन में बेनिफिट मिलती है, रिजर्व कैटेगरी में इनको अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी मिलेगा और ये जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा बार दे सकते हैं। और ये जो स्कोर है, एलिजिबल स्कोर है, उसी के बीच में रहेगा। और स्कोर के बारे में एक बात और है कि आप कितनी भी बार दे सकते हैं, लेकिन आपका बेस्ट स्कोर जो होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। कई एग्जाम्स में इस तरीके की स्कीम चलती है। हाँ जी, मीडियम के बारे में हम बात करें तो एग्जाम का मीडियम क्या होने वाला है, क्या माध्यम होगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी एग्जाम के मीडियम जो है वो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में होते हैं, लेकिन इसको बढ़ा करके 12 भाषा में किया जाएगा, क्योंकि ये अगले साल 2021 से ही चालू होने वाला है। तो इनिशियली ये 12 लैंग्वेजेस में इसको किया जाएगा और उसके बाद हमारी जो शेड्यूल्ड भाषा, अनुसूचित भाषाएं जो हैं, उन सारी भाषाओं में इन फ्यूचर एग्जाम कंडक्ट कराने की योजना है। अब ये कितना नेसेसरी है, कितना नहीं है, ये एक डिबेटेबल इशू है। इस पे अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। मेरा पर्सनली मानना है कि ये इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि 2 भाषा का ज्ञान ग्रेजुएशन लेवल तक होते हुए स्टूडेंट्स को हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को हो जाता है। एनीवे, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में ही हमने ये देखा है कि सरकार का इंटेंशन ये है, सरकार की मंशा ये है कि वो क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देने वाली है। तो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देगी तो इस एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकती है। स्टेट के जॉब्स का क्या होगा, राज्य के स्तर के जो जॉब है उनका क्या होगा, और साथ ही साथ एक सवाल और उठता है कि बाकी जॉब्स का क्या होगा, बाकी जॉब और बाकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनका क्या होगा। तो देखो, इसमें तो फिलहाल अभी जैसा कि है कि सिर्फ IBPS, SSC और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स जो हैं, उन्हीं एग्जाम्स को इसमें कवर किया जा रहा है और इन्हीं एग्जाम्स को कवर किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 21 और रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंट्रल लेवल पर है, साथ ही राज्यों की अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। फिलहाल इस अम्ब्रेला में शामिल नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में वो भी इसी कॉमन अम्ब्रेला के तहत, एक कॉमन स्ट्रीम के तहत, एक कॉमन एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत उनका भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। हाँ, एक बड़ा सवाल उठता है, जब ये बजट के समय में मैंने इस चीज़ पर चर्चा की थी, क्लास में चर्चा कर रही थी, जिन लोगों ने मेरा बजट सेशन का क्लास किया है उनको याद होगा कि मेरे से ये सवाल पूछे थे स्टूडेंट्स ने कि क्या ये अभी की जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, IBPS, SSC और RRB, क्या ये एबॉलिश करने का प्लान है, गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर रही है। तो प्रैक्टिकली अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। उस समय भी हम डार्क में थे, हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने पत्ते खोले नहीं थे। अभी तो क्लियर ये दिख रहा है कि नहीं, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाली है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, इनका एक से होगा और ये इस पॉलिसी को शेप अप करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना योगदान देंगे, क्योंकि आगे के चरण पे इन्हीं को रिक्रूट करना है। याद रखिए, इनका रोल ख़त्म नहीं होता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा उसके बाद इनका रोल शुरू होता है और ये अपने अपने लेवल पे अपने अपने क्लाइंट के हिसाब से रिक्रूटमेंट करेंगे, तो ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। हाँ जी, बेनिफिट क्या होगा, क्यों लाया गया इसको? बेनिफिट तो ये है कि एक सिंपल एप्लीकेशन, आपके जितने भी एग्जाम्स हमने जिनकी चर्चा की उनके लिए आपको एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म होगा। प्रेजेंट सिस्टम क्या है आपको याद होगा, अगर आप बैंक का एग्ज़ाम देते हो तो आपको RRB का PT मेंस, नेशनलाइज बैंक्स के लिए IBPS का PT मेंस, SBI के लिए PT मेंस, ये 2 एग्ज़ाम तो आप कंफर्म देते हो और ये PO के लिए अलग, असिस्टेंट के लिए अलग होता है। तो कई बार आपको फॉर्म भरना पड़ता है, कई बार आपको एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और आप निश्चिंत हो जाओगे। आपका स्कोर भी जैसा बताया 3 साल के लिए वैलिड है।
दूसरा बेनिफिट, जब आप फॉर्म कम भरोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पॉकेट पे भी कम खर्च पड़ेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल कई एग्जाम्स दिए होंगे 2019 में, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी फीस लगती है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, फुल फीस देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लेसर द एग्ज़ाम तो आपको पैसे भी कम लगने हैं फीस में, और बोझ आप पे कम पड़ेगा, आपके पेरेंट्स पे कम बोझ पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात, तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको जो स्कोर दिया जा रहा है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। 3 साल के लिए वैलिड होने का मतलब है कि आपके अच्छे स्कोर जो है आने वाले समय में भी आपको हमेशा एलिजिबल, आपकी पात्रता को बनाए रखें। अगला फायदा हमें यह दिखाई देता है कि रिक्रूटमेंट जल्दी हो जाएगा, स्पीडी रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इतने सारे सेक्टर्स के लिए इकट्ठा एग्जाम्स को लिया जा रहा है, तो मल्टीपल एग्जाम से आप बच रहे हो तो आपका कितना सारा समय बचता है। आप सिर्फ एक दिमाग में जोड़ के देख सकते हो, रेलवे के लिए कई लेवल के एग्जाम्स, एसएससी के लिए कई लेवल के एग्जाम्स, बैंक्स के लिए कई लेवल के एग्जाम्स, तो ये सारी चीज़ जो होगी आप पूरा का पूरा इसको फेज आउट करके इसको चीज़ को हटा दिया जाएगा, तो आपको एक बहुत ही कम समय में एग्जाम्स को लिया जा सकता है। काफ़ी अच्छा समय बचेगा इससे आप लोगों का। और एक बात और है कि बी और सी लेवल के कई एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि डायरेक्टली आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट ने अपनी मंशा दिखाई है कि वो सीईटी के बाद डायरेक्टली रिक्रूट कर लेंगे बी और सी के लिए। मेडिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग वगैरह जो होती है उन सारी चीज़ों का जो भी होगा वो उसमें कर लेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है इसमें मेरा, अगर आप मेरे ओपिनियन पूछोगे तो मेरा ये मानना है कि इसमें मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ। गवर्नमेंट की इस इंटेंसिटी, गवर्नमेंट की इस स्टेप को मैं 5 में 4 स्टार देता हूँ, यानी कि इट्स वेरी गुड स्टेप। 5 में 5 स्टार मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि इसको इम्प्लीमेंट होना अच्छे तरीके से देखना भी बाकी है, और अभी इसमें काफ़ी कुछ और किया जाना बाकी है। ये इसकी असली सफलता तब होगी जब पूरे लेवल पे हमें एक सिंगल एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाने में कामयाब होंगे और हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं मल्टीपल लैंग्वेज में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने के फेवर में नहीं हूँ। हिंदी और इंग्लिश का 2 बाइलिंगुअल एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का शायद इसका कुछ और सोच होगी, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल इंटेंट होगा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। ये गैर जरूरी कदम था, बट बहरहाल एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है, और सारे के सारे एग्ज़ाम्स की ओवरऑलिंग हो रही है। एग्ज़ाम्स का सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्ज़ाम्स के पैटर्न वगैरह भी जो है काफ़ी बेहतर करने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि अच्छा हो सब कुछ और आपके लिए कामयाबी लेकर के आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।